Variety gongilodes. Variety gongilodes. फैमिली इसकी होती है क्रूसीफेर क्रूसीफेर, ठीक है। दोनों पे हो सकता है ब्रासिकेसी या क्रूसीफेर। और क्रोमोसोम नंबर होते हैं इसके 80 में 2m is equals to 18. ब्रासिकेसी है क्रूसीफेर। अब क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2m बराबर सैंडिफिनियम ब्रासिकॉल ब्रेसिक वैरायटी gongilodes। फैमिली होती है ब्रासिकेसी या क्रूसीफेर की, मतलब या तो ब्रासिकेसी बोल सकते हैं या क्रूसीफेर बोल सकते हैं। क्रोमोसोम नंबर उसमें होता है 2n = 18। इनकी डिप्लॉयड नंबर होता है इसको इसमें लिखो आप वैरायटी, ठीक है। किस बेसिस पे रखते हैं सैंपल? ये साइंटिफिक नेम होते हैं, रखे जाते हैं, जैसे पी का अलग होता है, ब्रासिका वैलेसिया वैरायटी कैपिटाटा बताया था, कॉलीफ्लावर की अलग होती है। इसमें लिखो आप गांठगोभी एक शरदकालीन सब्जी है। गांठगोभी एक शरदकालीन सब्जी है, यानी कि सर्दियों के समय की सब्जी। गांठगोभी एक शरदकालीन सब्जी है और इसकी खेती बहुत कम क्षेत्र में की जाती है। इसे मुख्य रूप से कश्मीर, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दक्षिण भारत के कुछ भागों में उगाया जाता है। नेक्स्ट करेंगे इतिहास और उत्पत्ति, हिस्ट्री एंड ओरिजिन, मतलब इसका क्या इतिहास रहा है और ये कहाँ से हमारे निकली है, ठीक है। इसमें वो देख सकते हैं इतिहास और उत्पत्ति।
इसके और सौर उत्पत्ति इसमें लिखूंगा गांठ गोभी का उद्भव स्थल, उद्भव मतलब जहाँ से निकलती ओरिजिन, उद्भव स्थल जेनेटिक्स से पढ़ा होगा, उत्पत्ति स्थल होते हैं ना, प्लेसेस ऑफ ओरिजिन, जो लोग ने बताए थे वही। गांठ गोभी का उद्भव स्थल उत्तरी यूरोप के समुद्र तटीय देश माने जाते हैं। गांठ गोभी का उद्भव स्थल उत्तरी यूरोप के समुद्र तटीय देश माने जाते हैं। आमतौर पर इसे शहरों के समीप उगाया जाता है। आमतौर पर इसे शहरों के समीप उगाया जाता है। आमतौर पर इसे शहरों के समीप उगाया जाता है। और कुछ लोग इसे गृह वाटिका में भी उगाते हैं। और कुछ लोग इसे गृह वाटिका, बताया था गृह वाटिका, वही किचन गार्डनिंग, यानी कि कुछ लोग इसे गृह वाटिका में भी उगाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी को जलवायु। इसमें लिखेंगे गांठ गोभी के सफल उत्पादन हेतु उच्चतम एवं निम्न तापमान। गांठ गोभी के सफल उत्पादन हेतु उच्चतम एवं निम्न तापमान, उच्चतम मतलब हाईएस्ट और निम्न मतलब लोएस्ट, सबसे कम। निम्न तापमान क्रमशः 24 डिग्री सेल्सियस और 4.5 डिग्री सेल्सियस माने गए हैं। 24 डिग्री सेल्सियस और 4.5 सेल्सियस माने गए हैं। जबकि मासिक औसत तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस उत्तम माना गया है। जबकि मासिक औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस उत्तम माना गया है। सेल्सियस उत्तम माना गया है। अन्य ठंडे मौसम की सब्जियों की तुलना में यह अत्यधिक ठंड और पानी को सहन करने वाली फसल है।
ये अत्यधिक ठंड और पाले को सहन करने वाली फसल है। फसल है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में उत्तरी भारत के मैदानी भागों में उत्तरी भारत के मैदानी भागों में इसकी खेती रबी मौसम में करते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में इसकी खेती रबी मौसम में करते हैं। और जबकि दक्षिण भारत में गांठ गोभी को खरीफ मौसम में खरीफ मौसम में उगाया जाता है। खरीफ मौसम में उगाया जाता है। नेक्स्ट सेकंड को आप भूमि गांठ गोभी को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है। गांठ गोभी को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है। लेकिन उचित जल निकास वाली भारी दोमट भूमि इसके सफल उत्पादन हेतु सर्वोत्तम मानी गई है। गांठ गोभी के सफल उत्पादन हेतु गांठ गोभी के सफल उत्पादन हेतु मृदा का पीएच मान पीएच मतलब क्या होता है बताओ? हाँ, क्षार का मतलब नापता है पैरामीटर। पीएच मतलब क्या होता है? पीएच लिखते हैं इसका पीएच मान कितना हो गया इसका उसकी पीएच हमेशा ऐसे लिखते हैं ठीक है। पीएच मतलब क्या होता है? मतलब कितनी पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन कितनी अम्लीयता है, कितनी क्षारीयता है, कितना न्यूट्रल है, ये हमको बताता है पीएच। ठीक है, चलेगा। गांठ गोभी की सफल उत्पादन हेतु मृदा का पीएच मान 6.5 7.0 उत्तम माना गया है। उत्तम माना गया है। उन्नत किस्में
इसमें आप लिखेंगे किंग ऑफ नॉर्थ, किंग ऑफ नॉर्थ, किंग ऑफ नॉर्थ, लार्ज ग्रीन, लार्ज ग्रीन, किंग ऑफ नॉर्थ लार्ज ग्रीन, वाइट ग्रीन, वाइट वेन, वाइट वेन, पर्पल वेन, पर्पल वेन, किंग ऑफ नॉर्थ लार्ज ग्रीन, वाइट वेन, पर्पल वेन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो भूमि की तैयारी, भूमि की तैयारी, भूमि की तैयारी, भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी में क्या करते हैं, जो हम जितनी विधि अपनाते हैं, जो भी हमारी क्या कहते हैं फूल गोभी की भांति जो हम करते हैं, जो फूल गोभी में लिखवाए वही चीज इसमें आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि है किसकी फूल गोभी पत्ता हुआ जरूरी है। ये एक ही कोई होते हैं, कृषि फैली है ब्रासी के, ठीक है, इसलिए इसमें एक ही पद्धति है। इसमें लिखो गांठ गोभी उत्पादन हेतु, गांठ गोभी उत्पादन हेतु, गांठ गोभी उत्पादन हेतु भूमि की तैयारी, गांठ गोभी उत्पादन हेतु भूमि की तैयारी फूल गोभी की भांति करें, फूल गोभी की भांति करें। मतलब पेपर में ये नहीं लिखना है कि फूल गोभी की भांति करें, ठीक है, जो फूल गोभी लिखवाया है उससे संबंधित जो भी है, सबसे पहले क्या करते हैं मृदा की जुताई करते हैं, फिर क्या करते हैं 2 से 3 बार कल्टीवेटर या हैरो चलाते हैं, फिर क्या करते हैं पाटा चलाते हैं, बताया था पाटा चलाते हैं। भूमि जो उससे पाटा चलाने क्या होता है, भूमि क्या होती है समतल हो जाती है और भुरभुरी हो जाती है, ठीक, ये सब उसमें लिखना है, ठीक। ये पेपर में बात करें फूल गोभी की भांति कर, लिखने का तात्पर्य ये नहीं है, लिखने का तात्पर्य ये है, हाँ ठीक है, सेम वही है। नेक्स्ट हेडिंग देखो खाद और उर्वरक, खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। इसमें लिखो गांठ गोभी को, गांठ गोभी को, गांठ गोभी को पोषक तत्वों की आवश्यकता, गांठ गोभी को पोषक तत्वों की आवश्यकता काफी अधिक होती है, गोभी को पोषक तत्वों की आवश्यकता काफी अधिक होती है। प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर निम्न मात्रा में, प्रति हेक्टेयर निम्न मात्रा में खाद एवं उर्वरक आवश्यक डालें, प्रति हेक्टेयर निम्न मात्रा में खाद एवं उर्वरक आवश्यक डालें, प्रति हेक्टेयर निम्न मात्रा में खाद एवं उर्वरक अवश्य डालें। एक साइड देखो आप यहाँ पे देखो गोबर की खाद, जो नाम लिखवाते हैं गोबर की खाद, नीचे लिखो उसके फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, नाइट्रोजन, इसकी संख्या बताएंगे क्या चाहिए, फास्फोरस,
पोटाश, गोबर की खाद फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। गोबर की खाद आप फ्रंट में लिखो 10 से 15 टन। गोबर की खाद 10 से 15 टन। नाइट्रोजन लिखो 100 से 120 किलोग्राम, 100-120 किलोग्राम। फास्फोरस लिखो 50-70 किलोग्राम। पोटाश लिखो 80-110 किलोग्राम। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लिखो। तो 10 में गोबर की आपकी 10 से 15 टन, नाइट्रोजन है आपकी 100-120 किलोग्राम, फास्फोरस है 50 से 70 किलोग्राम, पोटाश है 80 से 110 किलोग्राम। लाइन छोड़ के लिखो। गोबर की खाद को खेत की तैयारी से पूर्व, गोबर की खाद को खेत की तैयारी से पूर्व खेत में समान रूप से बिखेर देना चाहिए। गोबर की खाद को खेत की तैयारी से पूर्व खेत में समान रूप से बिखेर देना चाहिए। बिखेर देना चाहिए। आदि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आदि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आदि नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा, अंतिम जुताई के समय डालनी चाहिए। पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय डालनी चाहिए। और नाइट्रोजन की शेष मात्रा को शेष मात्रा को दो बराबर भागों में बांटकर, और नाइट्रोजन की शेष मात्रा को दो बराबर भागों में बांट देना चाहिए। और नाइट्रोजन की शेष मात्रा को दो बराबर भागों में बांट देना चाहिए। दो बराबर भागों में बांट देना चाहिए। प्रथम भाग रोपण के 3 सप्ताह बाद, प्रथम भाग रोपण के 3 सप्ताह बाद और दूसरा भाग गांठ निर्माण के समय देना चाहिए। और दूसरा भाग गांठ निर्माण के समय देना चाहिए। ये पूरा स्टेटमेंट समझ में आया? क्या करना चाहिए गोबर की खाद को लेकर? उदाहरण के तौर पर देखो कितना है गोबर की खाद कितनी मात्रा के लिए करना है? 10 टन। ठीक है। और पहले स्टार्टिंग लेके कम वाला न्यूनतम लेके चलो। फर्स्ट नाइट्रोजन कितना है? 100 और नाइट्रोजन कितना है? जैसे गोबर की खाद है आपकी FIF कितनी है? 10। नाइट्रोजन कितना है? 100। फास्फोरस कितना है? 50। पोटाश कितना है? 80। उन्होंने क्या बताया कि आपको क्या करना चाहिए? अंतिम जुताई खेत में क्या करना चाहिए? ये पूरी क्या करना चाहिए? FIF में गोबर की खाद को पूरा डालना चाहिए। ठीक है। 10 टन का टेम्परेचर डाल दिया आपने। N की तो
को क्या करना चाहिए, इसको दो भागों में बांट लेना चाहिए। दो भागों में बांट लेते हैं 50 और 50। जो पहला भाग होगा उसको क्या करते हैं, अंतिम जुताई के समय इसमें डाल देना चाहिए। ठीक है, ये जब डाल देंगे इसको, और जो बाकी जो बचेगा इसको क्या करेंगे, और दो भाग में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 25 25। और ये जो 25 25 रहेगा इसको क्या करेंगे, उन्होंने इसमें क्या बताया आपको, इसका पढ़ो क्या, रोपण के 3 सप्ताह बाद, यानी कि ये जो बात करते हैं वो क्या करेंगे, रोपण के 3 सप्ताह बाद रोपण करते हैं और पौधशाला से लगाते हैं। 3 सप्ताह हो जाएंगे कि नाइट्रोजन डाल देंगे, 3 सप्ताह बाद ये वाला डाल देंगे, और जब गांठ निर्माण होने लगेगा जब ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से चलता है। आया समझ में स्टेटमेंट। नेक्स्ट हेडिंग देखो, बुआई। बुआई बुआई मतलब स्विंग। बुआई इसमें लिखो, इसके बीच पहले, इसके बीच पहले, इसके बीच पहले पौधशाला, पौधशाला समझते हो ना, नर्सरी, पैकेज में नर्सरी में बोए जाते हैं। इसके बीच पहले पौधशाला ब्रैकेट नर्सरी में बोए जाते हैं। जिन्हें अगस्त सितंबर में, जिन्हें अगस्त सितंबर में बोए जाते हैं। जिन्हें अगस्त सितंबर में बोए जाते हैं। जिन्हें अगस्त से सितंबर में बोया जाता है। पौधरोपण हेतु, पौधरोपण हेतु 4 से 5 सप्ताह में तैयार हो जाती है। पौधरोपण हेतु 4 से 5 सप्ताह में तैयार हो जाती है। पौधरोपण हेतु 4 से 5 सप्ताह में तैयार हो जाती है। और 1 हेक्टेयर खेत की रोपाई के लिए, और 1 हेक्टेयर खेत की रोपाई के लिए 1 किलोग्राम बीज, और 1 हेक्टेयर खेत की रोपाई के लिए 1 किलोग्राम बीज पर्याप्त है। 1 हेक्टेयर खेत की रोपाई के लिए 1 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बीज पंक्तियों में, बीज पंक्तियों में, बीज पंक्तियों में, बीज पंक्तियों में 1.5 2.0 सेंटीमीटर की गहराई पर बोने चाहिए। बीज पंक्तियों में 1.5 2.0 सेंटीमीटर की गहराई पर बोने चाहिए। सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, बोने चाहिए। और बोने के उपरांत, और बोने के उपरांत पौधशाला को घास से ढक देना चाहिए। और बोने के उपरांत पौधशाला को घास से ढक देना चाहिए, घास से ढक देना चाहिए। और रोपाई के 1 सप्ताह, और रोपाई के 1 सप्ताह पूर्व, और रोपाई के 1 सप्ताह पूर्व पौधशाला में पानी नहीं देना चाहिए।
और रोपाई के 1 सप्ताह पूर्व पौधशाला में पानी नहीं देना चाहिए। देना चाहिए देना चाहिए। एक लाइन छोटी लिखो। आमतौर पर गांठ गोभी आमतौर पर गांठ गोभी की 25 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर आमतौर पर गांठ गोभी की 25 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर, 21 नहीं 25, 25 सेंटीमीटर। आमतौर पर 25 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर गुणे 4.5 सेंटीमीटर पर इसकी रोपाई की जाती है। नेक्स्ट हेडिंग सिंचाई एवं जल विकास। सिंचाई एवं जल विकास। सिंचाई एवं जल विकास। सिंचाई एवं जल विकास। इसमें लिखो गांठ गोभी एक उथली जड़ वाली फसल है। गांठ गोभी एक उथली जड़ वाली फसल है। उथली जड़ क्या होती है? जो फैलती है, ठीक है, जो जमीन में गहराई में जाकर फैलती है चारों तरफ। गांठ गोभी एक उथली जड़ वाली फसल है। इसलिए इसकी उथली निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इसलिए इसकी उथली निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इसलिए इसकी उथली निराई गुड़ाई करनी चाहिए। जब गांठों का निर्माण हो रहा हो जब गांठों का निर्माण हो रहा हो तो उस समय निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। जब गांठों का निर्माण हो रहा हो तो उस समय निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए, अपितु हाथों से खरपतवार निकाल देना चाहिए। क्योंकि वे खरपतवार पौधों की बढ़वार एवं उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। क्योंकि वे खरपतवार पौधों की बढ़वार एवं उपज पर
प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखो, कीट यानी इंसेक्ट। कीट इंसेक्ट्स। पहला इसमें देखो चेपा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एफिड। चेपा इंग्लिश में बोलते हैं इसको एफिड। इसमें देखिए आप, ये छोटे छोटे हल्के हरे या काले रंग के कीट होते हैं। ये छोटे छोटे हल्के हरे या काले रंग के कीट होते हैं जो पत्तियों एवं कोमल भागों से रस चूसते हैं। जो पत्तियों एवं कोमल भागों से रस चूसते हैं। कोमल पत्तियों एवं कोमल भागों से रस चूसते हैं। कोमल पत्तियां कुरकुरी हो जाती हैं। कुरकुरी मतलब चूसती देखा ना, आवाज आती है वही रस चूसते हैं। कोमल पत्तियां कुरकुरी हो जाती हैं। पत्तियां कुरकुरी हो जाती हैं और अंत में सूखकर गिर जाती है। और इस कीट के नियंत्रण हेतु हमें मेलाथियन के 0.5% घोल का मेलाथियन के 0.5% घोल का छिड़काव करना चाहिए। ये सब केमिकल होते हैं, ठीक है। घोल का छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग देखो, कीट देखो, सरसों की मक्खी मस्टर्ड ऑफलाइन। सरसों की मक्खी इंग्लिश में मस्टर्ड ऑफलाइन। इसमें देखो, यह कीट पत्तियों के ऊतकों के मध्य अंडे देते हैं। ऐसे देखो, ये कीट पत्तियों के ऊतकों मतलब टिश्यू होती है ऊपर की, यह कीट पत्तियों के ऊतकों के मध्य अंडे देती है और इसकी सुनियां पत्तियों को खाती हैं।
और इसकी सुनिए पत्तियों को खाती है, और इस कीट के नियंत्रण हेतु हमें और इस कीट के नियंत्रण हेतु हमें 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 0.02% और इस कीट के नियंत्रण हेतु हमें 0.2% मेलाथियन के घोल का छिड़काव करना चाहिए, और इस कीट के नियंत्रण हेतु हमें 0.02% मेलाथियन के घोल का छिड़काव करना चाहिए। मेलाथियन की घोल का छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग देखो आप, रोग। रोग 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 में पहला देखो आर्द्र पतन, डैम्पिंग ऑफ आर्द्र पतन। आर्द्र पतन इसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ इसमें लिखो यह विभिन्न प्रकार की फफूंदियों के कारण होता है। यह विभिन्न प्रकार की फफूंदियों, फफूंदी मतलब फंगस, यह विभिन्न प्रकार की फफूंदियों के कारण होता है। यह विभिन्न प्रकार की फफूंदी के कारण होता है, और इस रोग का प्रकोप पौधशाला में देखने को मिलता है। और इस रोग का प्रकोप पौधशाला में देखने को मिलता है। इस रोग का प्रकोप पौधशाला में देखने को मिलता है। जो पौधे भूमि के बाहर आते हैं, जो पौधे भूमि के बाहर आते हैं, जो पौधे भूमि के बाहर आते हैं उनके तने में भूमि के पास वाले भाग में, जो पौधे भूमि के बाहर आते हैं उनके तने में भूमि के पास वाले भाग में, जल से यानी जल अवशोषित जैसे शब्द दिखाई पड़ते हैं। जल से वाले भाग में जल से भाग दिखते हैं, जिसके कारण बीजांकुर सड़कर गिर जाते हैं। जिसके कारण बीजांकुर, जो नया निकला बीज होता है, पौधा जो निकला होता है बीजांकुर, जिसके कारण बीजांकुर सड़कर गिर जाते हैं और पत्तियां मुरझाकर सूख जाती हैं, और इस रोग के नियंत्रण हेतु हमें मुरझाकर सूख जाती है, और इस रोग के नियंत्रण हेतु
करके बोना चाहिए। और इस रोग के नियंत्रण हेतु हमें बीज को एग्रोसान से उपचारित करके बोना चाहिए। बीज को एग्रोसान से उपचारित करके बोना चाहिए। और नर्सरी की मिट्टी हल्की होनी चाहिए। और नर्सरी की मिट्टी हल्की होनी चाहिए। और नर्सरी की मिट्टी हल्की होनी चाहिए। नर्सरी की मिट्टी हल्की होनी चाहिए। नेक्स्ट जो देखो काला विग्लन, इसको बोलते हैं ब्लैक रॉड, काला विग्लन, ब्लैक रॉड। इसमें देखो इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां, इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों की शिराओं का रंग, इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों की शिराओं का रंग, इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों की शिराओं का रंग काला या भूरा हो जाता है। और पत्तियों के किनारे पीले पड़ जाते हैं। और पत्तियों के किनारे पीले पड़ जाते हैं। किनारे पीले पड़ जाते हैं। और इस रोग के नियंत्रण हेतु और इस रोग के नियंत्रण हेतु हमें रोग रहित बीजों की बुआई करनी चाहिए। और इस रोग के नियंत्रण हेतु हमें रोग रहित बीजों की बुआई करनी चाहिए। और खेत में फसल अवशेषों को जला देना चाहिए। और खेत में फसल अवशेषों को जला देना चाहिए। और खेत में फसल अवशेषों को जला देना चाहिए, मतलब फसल कटाई के बाद जो बच जाते हैं और खेत में फसल अवशेषों को जला देना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग देखो आप, कटाई। इसमें देखो जब गांठ 5 से 7 सेंटीमीटर मोटी हो जाए, जब गांठ 5 से 7 सेंटीमीटर मोटी हो जाए चमकदार हो और रेशा रहित हो, तब उनको काट लिया जाता है। तब उनको काट लिया जाता है। प्रायः सप्ताह में
प्राय सप्ताह में 2 से 3 बार फसल की कटाई करते हैं। प्राय सप्ताह में 2 से 3 बार फसल की कटाई करते हैं। और गांठ गोभी की कटाई उसकी किस्मों के ऊपर भी निर्भर करती है। नेक्स्ट हेडिंग उपज। गांठ गोभी की उपज कई बातों पर निर्भर करती है। गांठ गोभी की उपज कई बातों पर निर्भर करती है। जिनमें भूमि की उर्वरा शक्ति यानी फर्टाइल स्टेटस, जिनमें भूमि की उर्वरा शक्ति जलवायु उगाई जाने वाली किस्म और फसल की देखभाल प्रमुख है। उगाई जाने वाली किस्म और फसल की देखभाल प्रमुख है। गांठ गोभी की औसत उपज गांठ गोभी की औसत उपज 200-240 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। गांठ गोभी की औसत उपज 200-240 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है, यानी 200 से 240 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिलती है। 200-240 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। 200-240 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। आए समझ में आज तक? तो इसमें इसका क्या होता है, नाम होता है, वैल्यू होती है, इतिहास उत्पत्ति बताया क्या है, यूरोप के समुद्र तटीय देश से लिखी हुई है।